कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टीजीटी पीजीटी आर्ट स्टडी क्लासेस। तो मित्रों, आज मैं बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन टीजीटी पीजीटी आर्ट स्टडी क्लासेस में लेकर आया हूं। इसी प्रकार के प्रश्न आप लोगों को परीक्षा हाल में देखने को मिलेंगे। तो मैं रमेश चतुर्वेदी। यदि मेरा चैनल सब्सक्राइब न किए हो तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको इसी प्रकार के महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन प्राप्त होता रहे। तो चलते हैं आज के पहले प्रश्न पर। आज का पहला प्रश्न है, सारनाथ की बुद्ध प्रतिमा किस पत्थर से निर्मित है? ऑप्शन है चुनार, बलुआ पत्थर, ग्रेनाइट, चूना पत्थर या संगमरमर। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर ये, चुनार बलुआ पत्थर। तो सारनाथ की बुद्ध प्रतिमा चुनार बलुआ पत्थर से निर्मित है। तो अन्य तथ्य है, सारनाथ की बुद्ध प्रतिमा चुनार बलुआ पत्थर से निर्मित किया गया है। सारनाथ की बुद्ध प्रतिमा गुप्तकालीन है। गुप्त काल की मूर्तियों का केंद्र मथुरा व सारनाथ है। गुप्त काल में मथुरा शैली को अपने चरमोत्कर्ष को प्राप्त होता है। गुप्तकालीन मूर्तियां चुनार के बादामी रंग के भुरभुरे पत्थर अथवा बलुआ पत्थर से बनाई गई हैं। भगवान बुद्ध की खड़ी व बैठी हुई दोनों ही प्रकार की प्रतिमाएं प्राप्त हुई हैं। गुप्त काल में सोने के सिक्कों का प्रचलन प्रारंभ किया गया था। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। और मित्रों, एक महत्वपूर्ण सूचना है कि यदि आपको किसी भी बोर्ड या कंपटीशन एग्जाम का ऑनलाइन थ्योरी क्लास, डाउट टेस्ट, नोट्स, प्रैक्टिस सेट की सुविधा लेनी हो तो आप इस सुविधा को मात्र 399 रुपये प्रतिमाह में ये सुविधा आप ले सकते हो। और इस सुविधा को लेने के लिए आपको मेरे व्हाट्सएप नंबर 88 086 और 89 105 पर कॉल करके या चैट के द्वारा आप ये सुविधा प्राप्त कर सकते हो और अपने एग्ज़ाम के पैटर्न को किसी भी माह में चेंज भी कर सकते हो। तो धन्यवाद। सूचना समाप्त हुई। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, पूर्णतः एकाशय शैल उत्कीर्ण मंदिर का उदाहरण बताइए। ऑप्शन है गुप्तकालीन मंदिर भीतरगांव, कैलाश मंदिर एलोरा और लिंगराज मंदिर ओडिशा और सूर्य मंदिर कोणार्क। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी, कैलाश मंदिर एलोरा। तो पूर्णतः एकाशय शैल उत्कीर्ण मंदिर का उदाहरण जो है वो है कैलाश मंदिर एलोरा में। तो इससे संबंधित अन्य तथ्य है, पूर्णतः एकाशय शैल उत्कीर्ण मंदिर एलोरा का कैलाश मंदिर है। यह मंदिर शिल्प शैली का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है और इसे एक ही चट्टान से काटकर निर्मित किया गया है। कैलाश मंदिर एक आयताकार प्रांगण में अत्यंत ऊंची कुर्सी 25 फीट पर खड़ा है, जिसकी लंबाई 14.2 फीट, चौड़ाई 62 फीट है, ऊंचाई लगभग 100 फीट है, जिसमें उसी चट्टान से काटकर इस मंदिर के दरवाजे, झरोखे, सीढ़ियां तथा सुंदर स्तंभों की पंक्तियां बनाई गई हैं। एलोरा गुफाएं महाराष्ट्र में औरंगाबाद से 29 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ से प्राप्त उत्कीर्ण शिला और एलोरा गुफाएं महाराष्ट्र में औरंगाबाद से 29 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ से प्राप्त उत्कीर्ण शिलालेखों के अनुसार इसका प्राचीन नाम एलापुर अंचल व बैरूल नाम से भी जानते हैं। एलोरा में 34 गुफाएं हैं और इस प्रकार मंदिरों का निर्माण किया गया है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, परखम यक्ष नामक मूर्ति शिल्प किस काल का है? ऑप्शन है सिंधु घाटी, मौर्य, कुषाण या गुप्त। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी, मौर्य काल। तो परखम यक्ष नामक मूर्ति शिल्प मौर्य काल का है। तो अन्य तथ्य देखते हैं। अन्य तथ्य है, परखम यक्ष नामक मूर्ति शिल्प मौर्य काल से संबंधित है, जो मथुरा संग्रहालय में प्रदर्शित किया गया है। चमारधारणी पटना के पास दीदारगंज से प्राप्त हुई, जो अब पटना संग्रहालय में सुरक्षित है। यक्षिणी की मूर्ति भोपाल के निकट बेस नगर से प्राप्त हुई है, जो भारतीय संग्रहालय कलकत्ता में सुरक्षित है।
त्रिमुख यक्ष प्रतिमा वाराणसी के राजघाट से प्राप्त हुआ है, जो अब भारत कला भवन काशी में सुरक्षित है। यक्ष की मूर्ति सोपारा यानी सुपरिक से प्राप्त है, जो अब राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, सांची स्तूप पर किस लिपि में संदेश खुदा हुआ है? ऑप्शन है ब्राह्मी, देवनागरी, कीलाक्षर या खरोष्ठी। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर ए ब्राह्मी। तो सांची स्तूप पर ब्राह्मी लिपि में संदेश खुदा हुआ है। तो इससे संबंधित अन्य तथ्य है, मौर्य शासक अशोक कालीन सांची स्तूप पर लिखा संदेश ब्राह्मी लिपि में लिखा हुआ है। सांची स्तूप मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में स्थित है। सांची स्तूप आकार में अर्धवृत्ताकार है। बौद्ध धर्म से संबंधित सांची स्तूप का निर्माण अशोक ने करवाया था। सांची की साल भंजिका यक्षी आकृति आंध्र सातवाहन काल की है। सांची स्तूप को वर्ष 1989 ईस्वी में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। शुंग काल में सांची स्तूप पर पाषाण वेटिका बनाई गई तथा चारों दिशाओं में 4 तोरण द्वार बनाए गए हैं। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, कन्हेरी गुफा कहाँ स्थित है? ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, केरल या तमिलनाडु। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी महाराष्ट्र। तो कन्हेरी गुफा महाराष्ट्र में स्थित है। इससे संबंधित अन्य तथ्य हैं, कन्हेरी गुफा थाना जिला महाराष्ट्र में स्थित है और कन्हेरी प्रांगण में 100 से अधिक गुफाएं मिलती हैं। कन्हेरी गुफा से ही अमोस वर्ष 1 के शासनकाल का लेख मिलता है, जिससे ज्ञात होता है कि राष्ट्रकूट शासकों ने बौद्ध धर्म को आश्रय दिया था। कन्हेरी गुफा बौद्ध धर्म से संबंधित है। कन्हेरी गुफा संख्या 2 से 56 में अवलोकितेश्वर की विशालकाय मूर्ति है तथा कन्हेरी गुफा संख्या 14 में 11 मुखों वाले अवलोकितेश्वर की मूर्ति दर्शनीय है। कन्हेरी गुफा के चैत्य हाल के बरामदे में 2री शताब्दी के युगल दंपति के शिल्प भी उत्कृष्टित हैं। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प परखम यक्ष किससे संबंधित है? ऑप्शन है शुंग काल, गुप्त काल, मौर्य काल या कुषाण काल। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर सी मौर्य काल। तो प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प परखम यक्ष मौर्य काल से संबंधित है। तो इससे संबंधित अन्य तथ्य हैं, प्रसिद्ध यक्ष मूर्ति मौर्य काल से संबंधित है। मथुरा जिला के परखम ग्राम में प्राप्त यक्ष मूर्ति इसकी चौकी पर प्राप्त लेख के अनुसार इसे माँ यानी निबद्ध मणिभद्र की संज्ञा दी गई है तथा मथुरा जिले में झींग का नगला ग्राम से प्राप्त मनसा देवी यक्षी की मूर्ति भी प्राप्त हुई है। बेसनगर मध्य प्रदेश से प्राप्त यक्षी प्रतिमा, जिसका स्थानीय नाम तेलीन है, भारतीय संग्रहालय कोलकाता में संग्रहित है। प्राचीन वाराणसी के राजघाट स्थान से प्राप्त त्रिमुख यक्षी मूर्ति भारत कला भवन वाराणसी में सुरक्षित है तथा पटना जिला से प्राप्त 2 मुखी यक्षी मूर्ति भी मिली है और पवाया गुजरी महल ग्वालियर में मणिभद्र यक्ष की मूर्ति मिली है। पटना शहर में दीदरगंज से प्राप्त चमारधारी यक्षी प्रतिमा, जिस पर मौर्य कालीन की चमक है, पटना संग्रहालय में सुरक्षित है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, भारतीय मूर्तिकला में शैलियों का सही कालानुक्रमिक अनुक्रम चुनिए। ऑप्शन है मौर्य, गुप्त, शुंग, कुषाण, कुषाण मौर्य, शुंग, गुप्त, मौर्य, शुंग, कुषाण, गुप्त, शुंग, मौर्य, गुप्त, कुषाण। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर सी मौर्य, शुंग, कुषाण और गुप्त। तो भारतीय मूर्तिकला में शैलियों का सही कालानुक्रमिक अनुक्रम जो है वो है पहले मौर्य, फिर शुंग, फिर कुषाण, फिर गुप्त काल। तो इनसे संबंधित अन्य तथ्य है, भारतीय मूर्तिकला में शैलियों का सही क्रम इस प्रकार है कि मौर्यकालीन मूर्तिकला शैली का समय 323 से 187 ईस्वी पूर्व था और शुंगकालीन मूर्तिकला शैली का समय 187 से 80 ईसा पूर्व था और कुषाणकालीन मूर्तिकला शैली का समय 78 से प्रथम शताब्दी ईसा
पूर्व था। तो गुप्तकालीन मूर्तिकला शैली का समय 319 से 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व था। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है अन्य तथ्य है कि अगला प्रश्न है कि अशोक स्तंभों के शीर्ष पर अधिकांश बाघ, हाथी और किसको दर्शाया गया है। तो ऑप्शन है घोड़ा, गैंडा, वृषभ या गाय। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर सी, वृषभ। तो अन्य तथ्य है कि अशोककालीन स्तूपों पर मुख्यतः 4 पशुओं को दर्शाया गया है। हाथी, घोड़ा, सिंह, बैल स्तंभों के शीर्ष पर दर्शाया गया है। सारनाथ स्तंभ पर 4 सिंहों का शीर्षक है। रामपुरा स्तंभ, जिला चंपारण, बिहार, वृषभ शीर्षक युक्त है। और लौरियान नंदनगढ़ स्तंभ सिंह शीर्षक युक्त है। और लुम्बिनी देई लुम्बिनीवन में स्थापित अश्व शीर्ष से युक्त है। और बसाड़, बकिरा या कोल्हुआ स्तंभ सिंह शीर्ष से युक्त है। और संकीसा स्तंभ गज शीर्ष से युक्त है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश में विदिशा के समीप स्थित उदयगिरि गुफाएं किससे संबंधित हैं। ऑप्शन है मौर्य काल, वाकाटक काल या गुप्त काल या सातवाहन काल। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर सी, गुप्त काल। तो मध्य प्रदेश में विदिशा समीप स्थित उदयगिरि गुफाएं वो हैं गुप्त काल से संबंधित। तो अन्य तथ्य है मध्य प्रदेश विदिशा में स्थित उदयगिरि गुफाएं गुप्तकालीन गुफाएं हैं। गुप्तकालीन विदिशा में स्थित उदयगिरि की गुफाएं हिंदू धर्म यानी ब्राह्मण धर्म से संबंधित हैं। प्रमुख रूप से विष्णु की मूर्तियां यहाँ पर हैं। उदयगिरि गुफा की सबसे प्रसिद्ध मूर्ति बाराह मूर्ति मंदिर है। और उदयगिरि और खंडगिरि गुफाएं जैन धर्म से संबंधित हैं। ये गुफाएं खारवेल शासक ने पहाड़ियों को काटकर जैन भिक्षुओं के लिए गुहा विहार बनवाए थे। ये गुफाएं भुवनेश्वर उड़ीसा के पास स्थित है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में बना चक्र कहाँ से लिया गया है। ऑप्शन है भरहुत स्तूप, कोणार्क सूर्य मंदिर उड़ीसा, और लौरिया नंदनगढ़ स्थित अशोक स्तंभ शीर्षक, और सारनाथ उत्तर प्रदेश स्थित अशोकीय स्तंभ का सिंह शीर्ष। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर डी, सारनाथ उत्तर प्रदेश स्थित अशोकीय स्तंभ का सिंह शीर्ष। तो अन्य तथ्य है भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में बना चक्र सारनाथ वाराणसी उत्तर प्रदेश से लिया गया है। स्तंभ की ऊंचाई 40 से 50 फीट है। सारनाथ स्तंभ के ऊपर पशु आकृति का शीर्षक है। और 4 पशु की मूर्तियां स्थापित की गई हैं। अश्व, सिंह, वृषभ, गज, ये 4 पशु 4 दिशाओं के प्रतीक हैं। इन चारों आकृतियों के बीच बीच में एक एक धर्मचक्र की आकृति है जो चक्रवर्ती समूह के चक्र का भाव प्रकट करती है। और सारनाथ स्तंभ के शीर्ष पर महाचक्र स्थापित है। 32 अरों वाले इस चक्र को धर्मचक्र प्रतीक माना गया था। सारनाथ में पाया गया अशोक स्तंभ शीर्ष सारनाथ के पुरातत्व संग्रहालय में प्रदर्शित है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है भारत के किस वर्तमान प्रांत में सांची का महास्तूप स्थित है। ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश या छत्तीसगढ़। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी, मध्य प्रदेश। तो भारत के मध्य प्रदेश प्रांत में स्थित जो है वो सांची स्तूप महास्तूप स्थित है। तो अन्य तथ्य है मौर्य शासक अशोक द्वारा निर्माण सांची का महास्तूप रायसेन जिला मध्य प्रदेश में स्थित है। जनरल टेलर ने सांची के स्मारकों की ओर जनता का ध्यान आकृष्ट किया है। गोल आधार का व्यास लगभग 120 फुट है। गुम्मद की ऊंचाई 54 फुट है। अलंकृत तोरण 34 फीट ऊंचे हैं। सातवाहन राजाओं के समय सांची के तोरण द्वारों को अलंकृत किया गया है। और सांची के महास्तूप का अलंकृत दृश्य जातक कथाओं के दृश्य, गौतम बुद्ध के जीवन दृश्य तथा बुद्ध के आगामी रूपों के दृश्य, देवताओं के दृश्य और सालभंजिकाओं की सौंदर्यमयी मूर्ति आदि यहाँ पर हैं। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर।
अगला प्रश्न है, सांची स्तूप के स्थापत्य को ऊपर से नीचे के क्रम में लगाइए। तो ऑप्शन है हर्मिका, छत्रावली, सोपान, वेदिका, छत्रावली, वेदिका, सोपान, तोरण, अंड हर्मिका, वेदिका, छत्रावली, छत्रावली, हर्मिका अंड वेदिका। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर डी, छत्रावली, हर्मिका और अंड वेदिका। इस हिसाब से सांची का स्तूप बनाया गया है। तो अन्य तथ्य है, सांची स्तूप के ऊपर से नीचे का क्रम छत्रावली, हर्मिका और अंड और वेदिका इस हिसाब से बना है। वर्तमान समय में ऊपर से छत्र तथा वेदिका को छोड़कर गुम्बद की ऊंचाई 54 फुट है और गोल आधार व्यास लगभग 120 फुट है। गुम्बद के चारों ओर लगभग 16 फीट ऊंचा चबूतरा है जो प्रदक्षिण पथ का काम करता है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। और कुछ अन्य तथ्य भी हैं। 16 फीट ऊंचा चबूतरा है जो प्रदक्षिणा पथ का काम करता है और वेदिका के भीतर 7 फीट प्रदक्षिणा पथ का पर शिलापट बिछे हैं। हर्मिका तथा त्रिपत्र सहित छत्र यष्टि है। सांची के शिल्पांकन में बुद्ध के अलौकिक स्वरूपों की अधिकता पाई गई है और पश्चिमी तोरण में हाथियों की रचना अधिक सजीव व स्पष्ट है। सांची स्तूप पर विदेशी प्रभाव, असीरिया के फूल बत्ती वाले डिजाइन, पश्चिम एशिया के पैर वाले राक्षस तथा नरसिंह नर समान आदि पाए गए हैं। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, सारनाथ स्थित लयान शीर्ष लयान कैपिटल किस माध्यम में निर्मित है? तो इसका ऑप्शन है चमकदार पत्थर, लोहा, दस्ता, फाइबर ग्लास। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर ए, चमकदार पत्थर। तो सारनाथ स्थित लयान शीर्ष लायन कैपिटल ये चमकदार पत्थर के माध्यम से निर्मित हैं। तो अन्य तथ्य है, सारनाथ स्तंभ जिस पर 4 सिंह का शीर्षक है जिसका माध्यम चमकदार पत्थर है। सारनाथ वाले स्तंभ के गोल अंड भाग पर 4 अजाने पशु आकृतियां हैं और 4 छोटे धर्म चक्र हैं। इन पशुओं की अंकन परंपरा अति प्राचीन है। ये चारों रक्षक हैं और बुद्ध के जन्म, कुल, निष्क्रमण और इसका प्रतीक माना गया है। ये 4 पशु 4 दिशाओं के प्रतीक भी हैं। गज जो है वो पूर्व दिशा का है और वृषभ जो है पश्चिम दिशा का है, सिंह उत्तर दिशा का है और घोड़ा दक्षिण दिशा का प्रतीक है। इन चारों आकृतियों के बीच में एक एक धर्म चक्र भी है, एक एक धर्म चक्र की आकृति भी है जो चक्रवर्ती सम्राट के चक्र का भाव प्रकट करती है। आधार पर 4 सिंह पीठ से पीठ जोड़कर 4 दिशाओं में मुंह करके हुए उत्कीर्ण हैं। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, वेद कितने हैं? 5, 8, 4 या 3? तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर सी, 4। तो वेद 4 हैं। और अन्य तथ्य हैं, वेदों की कुल संख्या 4 है जो इस प्रकार हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है गुजरात, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश या बिहार। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर डी, बिहार। तो प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय जो है बिहार में स्थित है। अन्य तथ्य है, प्राचीन काल के उत्तरार्ध में शिक्षा, ज्ञान, विज्ञान के क्षेत्र नालंदा विश्वविद्यालय जो कि बिहार में है भूतपूर्व ख्याति अर्जित कर चुका था। ह्वेंसांग के अनुसार यहाँ पर बौद्ध धर्म की महायान शाखा का अध्ययन कराया जाता था और पाली भाषा की शिक्षा अनिवार्य रूप से छात्रों को दी जाती थी। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, चित्रकला का प्राचीन नाम क्या था? रूपभेद, शिल्प, आलेख या रचनात्मकता। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी, शिल्प। तो चित्रकला का प्राचीन नाम जो था वो शिल्प था। तो अन्य तथ्य है, प्राचीन पौराणिक ग्रंथों में सामान्यतः पहले चित्रकला एवं वास्तुकला के लिए शिल्पकला का प्रयोग किया जाता था। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है,
अग्नि पुराण में कलाकार को क्या कहा गया है? ऑप्शन है देवता, भगवान, योगी या महर्षि। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर सी, योगी। तो अग्नि पुराण में कलाकार को योगी कहा जाता था। अन्य तथ्य है अग्नि पुराण की रचना 200 से 400 ईसा के बीच हुई है और अग्नि पुराण से कला के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। इसके 13 अध्यायों में केवल मूर्ति का वर्णन किया गया है। इसमें कलाकार को योगी की संज्ञा प्रदान की गई है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है उदयगिरी की गुफाएं किस धर्म से संबंधित कला को दर्शाती हैं? ऑप्शन है बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म, ईसाई धर्म या जैन धर्म। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी, हिंदू धर्म। तो उदयगिरी की गुफाएं जो हैं वो हिंदू धर्म से संबंधित कला को दर्शाती हैं। तो इससे संबंधित अन्य तथ्य है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के पास विदिशा नामक स्थान पर गुप्तकालीन उदयगिरी की गुफाएं स्थित हैं जो हिंदू धर्म अर्थात वैष्णव धर्म से संबंधित हैं। यहाँ पर लगभग 20 गुफाएं स्थित हैं। इसी गुफा में 12 अवतार नामक कृति की रचना की गई है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है गौतम बुद्ध की जन्मस्थली कहाँ है? ऑप्शन है बोध गया, वैशाली, लुम्बिनी या सारनाथ। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर सी, लुम्बिनी। तो गौतम बुद्ध की जन्मस्थली कहाँ है? लुम्बिनी में है। तो इनसे संबंधित अन्य तथ्य हैं बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी में कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। इन्हें बोध वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुई थी और अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थकर कौन थे? ऑप्शन है पार्श्वनाथ, अश्वसेन, ऋषभदेव या वर्धमान। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर सी, ऋषभदेव। तो जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव थे। तो इनसे संबंधित अन्य तथ्य हैं जैन धर्म का संस्थापक ऋषभदेव थे लेकिन जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी को माना जाता है। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थकर हुए हैं जिसमें महावीर स्वामी 24वें तीर्थकर थे। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो मित्रों ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है और ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। यदि अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिए और प्रश्नों को लिखा करो क्योंकि लिखने से जल्दी याद हो जाते हैं। और अपने लाइफ में डेली कोई ना कोई लक्ष्य ज़रूर रखिए और उसे पूरा करने का भरसक प्रयास कीजिए जिससे आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। और अपनी तैयारी करते रहिए। मिलेंगे अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। और यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।